is the compound epithelium. कंपाउंड एपिथेलियम का दूसरा नाम होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इस चीज का मतलब क्या है कि एपिथेलियम को अगर देखोगे तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और कंपाउंड एपिथेलियम में मोर देन वन लेयर होगा सेल के बीच में। ये एक सेल का लेयर है, ये और एक सेल का लेयर है। सो एक से ज्यादा सेल लेयर अगर बन जा रहा है, मोर देन वन सेल लेयर, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्या क्या सेल लेयर बन रहा है? ये नीचे में जो सेल है इसको बॉटम लेयर बोलेंगे और ऊपर में जो सेल है उसको क्या बोलेंगे? टॉप लेयर। ठीक है, तो एक से ज्यादा लेयर बन जाएगा तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अभी बेसिकली क्या है कि कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में हम लोग जनरली दो चीज में ज्यादा ध्यान देंगे, टाइप्स में। टाइप्स बहुत सारे टाइप का हो सकता है, जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, और एक चीज हम लोग को देखना है, दैट इज ट्रांजिशनल। तो इसमें हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे इन दोनों के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी ज्यादा फोकस कर रहा है इन दोनों के बारे में। एक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस और एक होता है ट्रांजिशनल। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस क्या है? देखो, बेसिकली स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है? मोर देन वन लेयर। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का मतलब क्या है? देखो, इसका अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नीचे में कुछ सेल रहता है, इसको पॉलीगोनल सेल बोला जाता है। इसके ऊपर में जो सेल होगा दैट इज द स्क्वामस एपिथेलियम, और स्क्वामस एपिथेलियम इज इरेगुलर। तो न्यूक्लियस फ्लैट होता है इन लोगों में। तो यहां पे डिफरेंस कहां पे हो रहा है? सिंपल से देखो, नीचे में एक लेयर होता है, इसको पॉलीगोनल लेयर बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगोनल सेल लेयर, और ऊपर में जो लेयर होता है उसको बोला जाएगा स्ट्रेटिफाइड लेयर, स्क्वामस लेयर। और ये जो चीज है इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि दो लेयर बन रहा है। नीचे में जो लेयर है, बॉटम लेयर सेल्स आर पॉलीगोनल एंड टॉप लेयर सेल्स, जो ऊपर में जो है वो जो सेल है उसका नाम होगा स्क्वामस। सो ये जो चीज है इसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। ठीक है, दो लेयर से बन गया। नीचे में देखो, ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है ना, इनको हम लोग दो डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस को भी दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक है आपका केराटिनाइज्ड, एक है केराटिनाइज्ड और दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड। तो यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज केराटिन? बेसिकली केराटिन क्या है? केराटिन एक टाइप का प्रोटीन है जो पानी में नहीं सॉल्युबल होता है। केराटिन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। इस प्रोटीन को बोला जाता है फाइब्रस प्रोटीन। बेसिकली ये ड्राइनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ड्राइनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो जिस भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस के अंदर में केराटिन होगा
जिसमें केराटीन होता है उसको हम लोग बोलेंगे केराटिनाइज्ड, जिसमें केराटीन नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है। केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के अंदर में आपको क्या चीज देखना है कि ये जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है ये कहां मिलता है, इसका लोकेशन क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन में सबसे पहला जो चीज है वो है स्किन। दूसरा क्या है, जो ड्राई पार्ट है शरीर का, जो भी ड्राई पार्ट होता है ना शरीर के किसी भी जगह में, अगर सूखापन क्रिएट करना है ना तो वो केराटिन से बनता है। इसका फंक्शन क्या है, केराटिन का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड ड्राइनेस, और किसी किसी जगह में केराटिन स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। जैसे बालों में होता है, बालों के नीचे में जो एपिथेलियम है ना उसमें भी आपको केराटिन देखने को मिलेगा। ऐसा भी बोल सकते हो एपिथेलियम नियर हेयर फॉलिकल्स, बालों के नीचे में जो एपिथेलियम होता है इसमें भी आपको ये केराटिनाइज्ड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। इसका मेन काम क्या होता है, सूखापन प्रोवाइड करना और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। दूसरा चीज क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब ही होता है कि जिसमें केराटिन नहीं होता है, केराटिन इज एब्सेंट। तो जिसमें केराटिन नहीं होगा वो चीज क्या होगा, दैट इज मॉइस्ट, वेट होता है, भीगा जाता है चीज, नमीपन होता है सरफेस में, मॉइस्ट एंड वेट सरफेस। ये चीज कहां पे मिलता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में, बाहर में एक स्ट्रक्चर होता है वेजाइना, इसमें आपको नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम मिलेगा जिसमें केराटिन नहीं होता है, दैट इज व्हाई इट इज वेट, भीगा होता है। नेक्स्ट, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एक दूसरा भी नाम है स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। किसी किसी जगह में इसको यूरोथेलियम भी बोला गया है। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेचेबल एपिथेलियम और यूरोथेलियम। सो व्हाट डू मीन बाय दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन का मतलब क्या है। देखो, एक हम लोग यूरिनरी ब्लडर लेते हैं। यूरिनरी ब्लडर का मेन काम होता है कि किडनी से जो यूरिन आ रहा है उसको स्टोर करना। ये है यूरेटर एंड दैट इज यूरिनरी ब्लडर। इस यूरिनरी ब्लडर के अंदर में अगर देखोगे, यहां पे इस रीजियन में जो एपिथेलियम होता है दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या होता है बेसिकली, देखो कि अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में यूरिन का वॉल्यूम, अगर यूरिन का वॉल्यूम लेस देन 200 ml है तो आपको यूरिनेशन का अर्ज नहीं होता है, बाथरूम जाने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर यूरिन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 400 ml, तो अर्जेंटली आपको यूरिन करना है, आपको यूरिन में जाना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में 100 ml से कम यूरिन होता है, जब 100 ml से कम यूरिन होता है, लेस देन 50 to 100 ml, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम देख रहे हो, ये मल्टीलेयर सेल जो होता है, नीचे में कुछ सेल होता है जिसका नाम है पॉलीगोनल सेल, और ऊपर में कुछ सेल होता है जिसका नाम है मान लो
क्यूबॉइडल सेल या स्क्वामस एपिथेलियम, कुछ भी सेल हो सकता है। तो ये जो एक लेयर है ये बॉटम लेयर है और ये जो टॉप लेयर है, जब 50 से 100 ml से कम होगा तो ये चीज क्या करता है ना, ये चीज रिलैक्स कंडीशन में रहता है। जब भी ये यूरिन का वॉल्यूम ग्रेटर देन 400 ml हो जाएगा, तब देखा गया है कि ये जो सेल का लेयर है ना, ये सेल का लेयर अपना पोजीशंस बदल सकता है। तो देखो ऊपर में जो सेल था वो नीचे हो गया, नीचे में जो सेल था ऊपर हो गया, या लेयर्स बदल सकते हैं। ये जो चेंज हो रहा है ना, जगह चेंज हो जा रहा है, इसी चीज को बोला जाता है ट्रांजिशन। ऊपर का जो लेयर है वो नीचे चला गया, नीचे का जो लेयर है ऊपर चला गया, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन। ये कब होगा? जब यूरिनरी ब्लडर के अंदर में यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 400 ml से ज्यादा हो जाता है, तभी जाके यूरिनरी ब्लडर क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। और यूरिनरी ब्लडर अगर स्ट्रेच करता है तो उससे यूरिन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सो टू डिफरेंट स्टेजेस, दोनों बार ट्रांजिशन हो रहा है। एक बार ट्रांजिशन हो रहा है जब 50 से 100 ml पानी है इसमें, तब जाके रिलैक्स कर रहा है। और जब भी इसमें 50 ml से 500 ml से या 400 ml से ज्यादा पानी भर जा रहा है, तब एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट चीज चल रहा है, इसके पीछे ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जब ये रिलैक्स करता है तब दो सेल का पोजीशन देखो, ऊपर में ये जो स्ट्रक्चर है टॉप में है, नीचे में जो स्ट्रक्चर है बॉटम में है। जब ये रिलैक्स करके स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा तब देखो पोजीशन बदल जा रहा है, नीचे वाला ऊपर चला जा रहा है, ऊपर वाला नीचे चला जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। व्हाट आर द चेंजिंग फैक्टर्स? रिलैक्स या स्ट्रेचिंग, पानी के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे स्टेज बदलता जा रहा है, ट्रांजिशन होता जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेचिंग हो रहा है या रिलैक्सिंग हो रहा है। इसी वजह से इस एपिथेलियम का नाम क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशन शब्द का अर्थ होता है टू चेंज इन स्टेट। किस स्टेट में चेंज हो रहा है? एक बार रिलैक्स हो रहा है, एक बार स्ट्रेच हो रहा है, फिर रिलैक्स हो जाएगा, फिर स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज देखेंगे कि ये जो एपिथेलियम है, इसी कारण से इसको स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी बोला जाता है। इसमें खास बात होता है, ये जो यूरोथेलियम जो होता है या स्ट्रेचेबल या ट्रांजिशनल एपिथेलियम, शॉर्ट में टी लिख देते हैं, इसमें खास बात होता है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये ना के बराबर होता है। किसी किसी जगह में इसको एब्सेंट लिखा गया है, किसी किसी जगह में इसको बहुत ही पतला बोला गया है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरली एपिथेलियल टिश्यू में होता है, सारे एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बट ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन ना के बराबर है या बहुत ही पतला है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम देख रहे हो, यूरोथेलियम। इसको यूरोथेलियम क्यों बोला जा रहा है? यूरोथेलियम इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो सेल है ना, ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये किडनी में पेल्विक रीजियन में मिलता है, ये यूरेटर में मिलता है, और ये यूरिनरी ब्लडर में जो स्मूथ मसल्स होता है उसके सामने में भी मिलता है। तो ये जो तीन चीज है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर एंड किडनी पेल्विस, इट इज रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम से ये टिश्यू जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है यूरोथेलियम। स्ट्रक्चर अगर इधर में दिखा देते हैं तो दैट इज योर किडनी, ये वाला पार्ट आपका पेल्विस रीजियन है, दैट इज द यूरेटर, ये यूरेटर है, और ये जो चीज है बैग लाइक, दैट इज यूरिनरी ब्लडर। इन तीनों जगह में आपको ये एपिथेलियम देखने को मिलेगा, दैट इज द किडनी पेल्विस, दैट इज यूरेटर, ये चीज यूरेटर है जिससे पानी नीचे जाता है, और इसमें क्या होता है, पानी स्टोर होता है। इन तीनों जगह में आपको यूरोथेलियम देखने को मिलेगा। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का तीन नाम हो गया, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम या यूरोथेलियम। ठीक है,
कंपाउंड का ही तो दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड। लिखो ना। लिखो। ये हो गया।
हो गया। आगे करते हैं। हो गया। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो रहा है और हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में जाएंगे, तो जाने से पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और एक चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, वो है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन, what are these cell junctions? These cell junctions are modification of apical, basal and lateral part of epithelial cells.
एपिथेलियल सेल का एपिकल, बेसल और लेटरल पार्ट में जो मॉडिफिकेशन होता है उसको ही बोला जाता है सेल जंक्शन। किस टाइप का सेल ऑफ जंक्शंस मिलता है हम लोगों के बॉडी में? टाइप ऑफ सेल जंक्शंस। टाइप ऑफ सेल जंक्शन में सबसे पहले जो सेल जंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। सेकेंड इज एडहेरेंस जंक्शन। थर्ड वन इज गैप जंक्शन। फोर्थ वन इज डेस्मोसोम। तो जनरली चारों टाइप का गैप सेल जंक्शंस मिलता है, टाइट जंक्शंस, एडहेरेंस जंक्शंस, गैप जंक्शंस, डेस्मोसोम। इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एडहेरेंस जंक्शन। The term adherence means to adhere. Adhere का मतलब होता है to link। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा यही सेल जंक्शन मिलता है। इसमें अगर तुम देखोगे कि एडहेरेंस जंक्शन में एक प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन का नाम है कैडहेरिन प्रोटीन। ये प्रोटीन एडहेरेंस जंक्शन बनाने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम फॉर्म्स एडहेरेंस जंक्शन। कैल्शियम का मदद लेके दो सेल के बीच में लिंक करके एडहेरेंस जंक्शन बनाने की कोशिश होता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये जो सेल है, मान लो दैट इज सेल 1 और ये है आपका सेल 2। सेल 2 दोनों के ऊपर में सेल मेम्ब्रेन होता है, that is cell 1 membrane, plasma membrane, and that is cell 2 plasma membrane। ये सेल 2 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल 1 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिंक कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है जो प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है कैडहेरिन प्रोटीन। These type of junctions are called adherence junction। दोनों सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैडहेरिन प्रोटीन के हेल्प से लिंक कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन, इसमें देखिए कि बेसिकली टाइट का मतलब होता है टू रेस्ट्रिक्ट। टू रेस्ट्रिक्ट, चीजों को रोका जाएगा, या नॉट टू परमिट। तो ये जो टाइट जंक्शन है, ये सब जो जंक्शंस दोनों सेल के बीच में सब्सटेंस को या चीजों को मूवमेंट करने से जनरली रोकता है। और ये सब टाइट जंक्शंस बेसिकली टेस्टिस में, ब्लड और ब्रेन के बीच में मिलता है। क्या है बेसिकली ये टाइट जंक्शंस? डायग्राम में देखते हैं। ये है सेल, दैट इज सेल नंबर 1, ये है सेल नंबर 2। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज द सेल 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये चीज है किसका? सेल 2 का प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इन दोनों के बीच में कुछ प्रोटीन्स होता है, उस प्रोटीन का नाम है ऑक्लूडिन टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ये सब जो प्रोटीन है ना, दोनों सेल को ऐसे लॉक कर देगा, इसके बीच से कोई भी चीज पास नहीं हो सकता। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज द ऑक्लूडिन प्रोटीन। ऑक्लूडिन प्रोटीन। सो ये जंक्शन के वजह से यहां से कोई भी चीज इधर नहीं जा पाएगा, बैक करके चले जा रहा, और इधर से भी चीज इधर में चले जा रहा है। ऐसे जो जंक्शंस होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइट जंक्शन। किसी किसी जगह में टाइट जंक्शन को जोना ऑक्लूडेंस भी बोला गया है, या ऑक्लूडिंग जंक्शन भी बोला गया है। ऑक्लूडिंग जंक्शन। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड टाइप ऑफ चीज, थर्ड टाइप ऑफ सेल जंक्शन, जिसका नाम है गैप जंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि गैप का मतलब होता है कि जो चीज चीजों को पास करने में अलाउ कर रहा है, टू अलाउ सब्सटेंसेस पास, चीजों को पास करने में मदद कर रहा है बिटवीन सेल्स। और ये जो गैप जंक्शंस हैं, ये बेसिकली लिंक करता है बिटवीन टू सेल्स साइटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इससे पहले जो चीज हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग बोल रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिंक हो रहा है। इसमें क्या लिंक हो रहा है, साइटोप्लाज्म लिंक हो रहा है। ठीक है, गैप जंक्शंस में क्या क्या चीज होता है देखते हैं। ये मान लीजिए एक सेल है, सेल नंबर 1, ये मान लीजिए सेल नंबर 2। इन दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन होता है, ऐसे कनेक्शंस। ये सेल 1 का साइटोप्लाज्म है, फिर ये सेल 2 का साइटोप्लाज्म है। इन दोनों के बीच में कुछ प्रोटीन कनेक्ट करता है, इस प्रोटीन का नाम है कनेक्सॉन प्रोटीन। इस गैप जंक्शन का काम क्या होता है, स्मॉल वाटर सोलुबल मॉलिक्यूल्स जो होता है, छोटा छोटा पानी में जो मॉलिक्यूल सोलुबल हो जाता है, उस सारे मॉलिक्यूल, मान लीजिए यहां से कोई मॉलिक्यूल पास होकर इस सेल में आ सकता है, और इधर से भी कोई मॉलिक्यूल जाके इधर में आ सकता है। तो बेसिकली गैप जंक्शंस का काम क्या हो रहा है, टू ट्रांसपोर्ट स्मॉल वाटर सोलुबल मॉलिक्यूल, छोटा छोटा पानी में घुल जाता है ऐसा मॉलिक्यूल, आयंस लाइक कैल्शियम, इसको पास करवाना। ठीक है, तो ये चीज कहां पे देखने को मिलता है, इट इज मोस्टली फाउंड इन, ये चीज ज्यादा मिलेगा आपको कार्डियक मसल के अंदर में, क्योंकि कार्डियक मसल कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करके अपना काम करता है, और ये कैल्शियम ट्रांसपोर्ट में गैप जंक्शंस मदद कर रहा है। ठीक है, तो लिख लो।
हो गया। हो गया।
नेक्स्ट जो टिश्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसको किसी किसी जगह में सपोर्टिंग टिश्यू भी बोला गया है, सपोर्टिंग टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जो टिश्यू दो डिफरेंट ऑर्गन के बीच में कनेक्शन कर रहा है, टिश्यू दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। दो अलग ऑर्गन और टिश्यू के बीच में जो कनेक्शन करता है उस चीज को ही हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जनरली डिराइव होता है मेसोडर्म से, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो टिश्यू मिलता है 4 टिश्यू के अंदर में, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट कॉमनली फाउंड टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू क्या है कि जो टिश्यू दो डिफरेंट ऑर्गन के बीच में कनेक्शन कर रहा है, जो मेसोडर्म से बनता है और जो शरीर में सबसे ज्यादा मिलता है वही है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू किस चीज से बनता है? सबसे पहला कंपोनेंट मैट्रिक्स, जिसका दूसरा नाम है ग्राउंड सब्सटेंस। ये एक जेली जैसा चीज है, जेल लाइक सब्सटेंस, और इसमें केमिकल होता है। मैट्रिक्स के बाद जो कंपोनेंट्स है दैट इज कॉल्ड सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होता है डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू में। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग टाइप का सेल होता है। और एक चीज होता है दैट इज द फाइबर्स। व्हाट आर दिस फाइबर्स? दीज आर शॉर्ट ब्रांच्ड या लॉन्ग अनब्रांच्ड, छोटा ब्रांच्ड या लंबा अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है, रस्सी जैसा कटा हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे फाइबर्स। तो इन तीनों चीज से एक कनेक्टिव टिश्यू बनता है। वन इज द मैट्रिक्स, जिसका दूसरा नाम है ग्राउंड सब्सटेंस। ये बेसिकली जेल लाइक होता है और इसमें क्या होता है? केमिकल्स। सेल्स क्या होता है कि डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट टाइप का सेल्स मिलेगा। फाइबर्स क्या होता है? किसी किसी जगह में छोटा ब्रांच फाइबर मिल सकता है, नहीं तो लंबा अनब्रांच्ड फाइबर मिल सकता है। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पहला टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग सबसे पहले लूज में डिवाइड करेंगे, उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और इसके बाद डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का भी 2 पार्ट होता है। एक होता है एडिपोज टिश्यू, एक होता है एरियोलर टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का भी 2 पार्ट होता है, एक डेंस रेगुलर, एक डेंस इररेगुलर। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 पार्ट में बांटा जा रहा है। एक ब्लड, एक बोन और एक है कार्टिलेज। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग बहुत सारे टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में दो पार्ट है, एडिपोज एंड एरियोलर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में दो टाइप्स होता है, डेंस रेगुलर एंड इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में तीन पार्ट हैं, ब्लड, बोन्स एंड कार्टिलेज। तो इसमें एक चीज़ बोलना है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे जगह में इस डेंस कार्टिलेज में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में और भी कुछ चीज़ ऐड होता है, तो किसी किसी जगह में इररिलेवेंट भी बोला जाता है, जैसे वाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस, ये सब भी हम लोग ऐड करके बोल सकते हैं। बट हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड होके चल रहे हैं। नेक्स्ट, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या जानते हो? लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें स्ट्रेंथ कम होगा, इट इज लूज इन नेचर। और जिसमें स्ट्रेंथ कम होता है उसमें हमेशा मैट्रिक्स ज्यादा होगा। मैट्रिक्स इज मोर देन फाइबर्स, क्योंकि फाइबर का काम होता है स्ट्रेंथ देना, तो जो चीज लूज है उसमें स्ट्रेंथ कम होगा, तो फाइबर कम होता है मैट्रिक्स से। दैट इज कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू। अभी इस लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का मतलब क्या होता है कि जो टिश्यू किसी भी स्पेस के अंदर में रहेगा, टिश्यू प्रेजेंट इन स्पेसेस। स्पेसेस का मतलब क्या है? देखो, ये मान लो एक स्किन का बॉर्डर है, मान लो स्किन है, मान लो, तो स्किन के नीचे में और भी डिफरेंट टाइप का टिश्यू है, बट इसके बीच में एक जगह मिल रहा है, उस स्पेस मिल रहा है, उस स्पेस में जो टिश्यू होता है उसमें होता है एरियोलर टिश्यू। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीज होता है, एक होता है सेल्स, दूसरा होता है फाइबर्स, तीसरा क्या चीज होगा? मैट्रिक्स। तो हम लोग एरियोलर टिश्यू में देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या पॉइंट आता है। मैट्रिक्स में देखते हैं एरियोलर टिश्यू का मैट्रिक्स कैसा होता है। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? एक जेल लाइक सब्सटेंस है, एक जेल जैसा सब्सटेंस है। एरियोलर टिश्यू में और क्या मिलता है? सेल्स। सेल्स के अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि हर एक कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग टाइप का सेल मिलता है। फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफाज। There are 4 different type of cells in एरियोलर टिश्यू। फाइबर्स में क्या क्या फाइबर्स मिलेगा? दैट इज कोलाजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलिन। तीन टाइप का फाइबर मिलता है। अभी हम लोग नेक्स्ट में एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इस सेल का काम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो उसमें जाने से पहले हम लोग को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसमें हम लोग दिखाएंगे कि सेल्स क्या क्या है और फाइबर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फाइबर्स को देख लेते हैं, और सबसे पहले फाइबर्स देखने से पहले हम लोग ग्राउंड मैट्रिक्स को भी मार्क कर देते हैं। यहाँ पे ये जो चीज है इट इज द मैट्रिक्स। ये है मैट्रिक्स जो जेल जैसा होता है, दैट इज मैट्रिक्स। और इसके अंदर में जो चीज होगा उसका नाम क्या होगा? फाइबर्स। तो फाइबर्स को देखते हैं कैसा होता है। फाइबर्स देखिए, कोई कोई फाइबर ऐसा लंबा लंबा होता है, अनब्रांच्ड होता है, पैरेलल होता है। ऐसे जो फाइबर होते हैं दैट इज कॉल्ड कोलाजन फाइबर्स। ऐसा भी कुछ फाइबर मिलता है जिस फाइबर में अगर आप देखेंगे तो छोटा छोटा ब्रांच मिलेगा, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा है, ब्रांच्ड है, पैरेलल नहीं जा रहा है।
इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिन। और एक जाल जैसा, नेटवर्क जैसा एक फाइबर होता है, उस फाइबर का नाम है आपका रेटिक्यूलिन। लाइक दिस, नेटवर्क जैसा, जाल जैसा। ठीक है, तो क्या क्या चीज मिल रहा है? मैट्रिक्स मिल रहा है, 3 टाइप का फाइबर्स मिल रहा है, दैट इज द कोलाजन फाइबर्स। पैरेलल जा रहा है, इसमें कुछ ब्रांच नहीं है। ये चीज क्या है? इलास्टिन है, इसमें ब्रांच्ड होता है, छोटा छोटा होता है। और ये चीज क्या है? नेटवर्क जैसा होता है, जिसका नाम है रेटिक्यूलिन। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल्स, क्योंकि मैंने बोला है कि डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट सेल्स होता है। तो यहाँ पे जो सेल होगा, सबसे ज्यादा जो सेल देखने को मिलता है, दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट। और क्या सेल देखने को मिलता है यहाँ पे? और एक एमीबा जैसा सेल देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोफेज। ये चीज जो है, इसको बोला जाता है मैक्रोफेज। और भी 1-2 सेल देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है? ये जो सेल है, इसका नाम है मास्ट सेल। मास्ट सेल। और एक टाइप का सेल है, जिसको अगर देखोगे तो थोड़ा आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इजी है। इस सेल को, इस सेल को देखने से ही आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, इसको देखो, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर में ना जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस कार्ट व्हील जैसा होता है। ठीक है, जो बैलगाड़ी होता है ना, जो गाय ले जाता था पहले एग्रीकल्चर में, वैसा स्ट्रक्चर है, कार्ट व्हील न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस चक्के की तरह दिखता है ये चीज। इस सेल का नाम है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल। तो देखो, सेल हो गया, फाइबर हो गया, मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक एक सेल के बारे में देखेंगे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग जिस सेल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या है कि एक इलोंगेटेड स्पिंडल सेपेट सेल होता है, लंबा लंबा टाइप का सेल है, स्पिंडल टाइप ऑफ सेल। और इस फाइब्रोब्लास्ट का मेन काम होता है टू प्रोड्यूस मैट्रिक्स एंड फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में मैट्रिक्स और फाइबर जो सेल बनाता है, उसका ही नाम है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स बन रहा था, फाइबर बन रहा था, ये बनाता है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट, दूसरा सेल का नाम है मास्ट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। इसमें देखिए कि मास्ट सेल में क्या हो रहा है कि खून में, ब्लड के अंदर में जो WBC होता है, उस WBC में एक ग्रेनुलोसाइट है जिसका नाम है बेसोफिल। खून में जिसका नाम है बेसोफिल, और बेसोफिल में एस सेपेट न्यूक्लियस नजर में आ रहा है। न्यूक्लियस जो है, इट इज लुकिंग लाइक एस, ऐसा एस सेपेट होता है। ये जो बेसोफिल है, ये ब्लड में इसका नाम है बेसोफिल, बट यही चीज जब टिश्यू में चला जाएगा, इन टिश्यू इट इज कन्वर्टेड इनटू मास्ट सेल। टिश्यू में जाके इसी चीज का नाम हो जाता है मास्ट सेल। और ये मास्ट सेल जो है, इस मास्ट सेल से कुछ केमिकल निकल के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। सबसे पहले देखेंगे कि एक जो केमिकल होता है जिसका नाम है हिस्टामिन। ठीक है, ये जो हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन एलर्जी में मदद करता है, ये एलर्जी को इंड्यूस करता है। और एक चीज होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ठीक है, ये बेसिकली एक टाइप का वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मदद करता है।
और मास्ट सेल से थोड़ा बहुत और एक चीज रिलीज होता है जिसका नाम है हेपरिन। हेपरिन इज अ टाइप ऑफ एंटीकोआगुलेंट, खून को जमाने में मदद करता है, ठीक है, रोकता है। एंटीकोआगुलेंट का मतलब क्या है कि जो चीज खून को क्लॉटिंग करने से रोक रहा है। ये सारा चीज जो है ये मास्ट सेल से बनता है। जो खून में बेसोफिल है वही चीज टिश्यू में जाके बदल जाता है मास्ट सेल में, और इससे 3 केमिकल रिलीज होता है। हिस्टामिन जो एलर्जी करने में मदद कर रहा है, सेरोटोनिन जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और हेपरिन जो एंटीकोआगुलेंट है। नेक्स्ट सेल में हम लोग चले जाते हैं मास्ट सेल के बाद, जिसका नाम है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज में मैक्रो का मतलब होता है लार्ज एंड फाज का मतलब होता है टू ईट। तो बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि खून में जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट एक टाइप का एग्रानुलोसाइट है, इसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं मिलेगा। ये जो मोनोसाइट है खून में, यही मोनोसाइट टिश्यू में जाके बदल जाता है, एक चीज में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है मैक्रोफेज। ठीक है, इसका नाम हो जाता है मैक्रोफेज। मोनोसाइट ही बाद में मैक्रोफेज में बदल जाएगा। और इस सेल का काम क्या होता है? टू ईट लार्ज पार्टिकल्स, बड़े बड़े चीज को डैमेज कर देना, इसीलिए तो नाम है मैक्रोफाज। मैक्रो का मतलब लार्ज एंड फाज का मतलब टू ईट और टू डिस्ट्रॉय। तो खून में जो मोनोसाइट है वही चीज घूमते हुए टिश्यू में जाके मैक्रोफाज में बदलता है, और ये मैक्रोफाज जाके बड़े बड़े पार्टिकल्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, मैक्रोफेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, क्योंकि ये मैक्रोफाज जो होता है ये शरीर में एक इंपॉर्टेंट डिफेंस लाइन का काम करता है, डिफेंस सिस्टम। शरीर में जो इम्यूनिटी है उस इम्यूनिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्रोफाज। ठीक है, डिफेंस सिस्टम को इंड्यूस करता है, इसका मतलब है कि इम्यूनिटी में मैक्रोफाज का बहुत बड़ा रोल है। और ये मैक्रोफाज के बारे में हम लोग और डिटेल्स क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लाज्मा सेल। व्हाट इज दिस प्लाज्मा सेल? बी लिम्फोसाइट जो होता है खून के अंदर में, ब्लड के अंदर में जो बी लिम्फोसाइट होता है, ये बी लिम्फोसाइट चेंज हो सकता है प्लाज्मा सेल में। बी लिम्फोसाइट बदल जाता है एक सेल में जिसका नाम है प्लाज्मा सेल। ये बदल के इस प्लाज्मा सेल के अंदर से एक चीज बनता है जिसका नाम है एंटीबॉडी। क्या नाम है इसका? एंटीबॉडी। व्हाट इज दिस एंटीबॉडी? शरीर में अगर बाहर से अगर कुछ खराब चीज घुस जाता है तो उसको हम लोग एंटीजेन बोलते हैं, और इस एंटीजेन के अगेंस्ट में शरीर और एक चीज बना देता है जिसका नाम है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बेसिकली किस चीज के लिए है कि शरीर में अगर कुछ पैथोजन घुस जा रहा है, कुछ बैक्टीरिया वायरस कुछ भी है, तो उसके अगेंस्ट में काम करता है एंटीबॉडी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये प्लाज्मा सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियस थोड़ा अजीब टाइप का न्यूक्लियस है। इसका स्ट्रक्चर होता है काट व्हील जैसा, चक्के के तरह, काट व्हील न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा सेल बेसिकली एंटीबॉडी बनाता है, और प्लाज्मा सेल एक टाइप का पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी मदद करता है एंटीबॉडी बना के। इस पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हम लोग क्लास 12 में जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा सेल्स।